नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार। आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी। हम लोग बात करेंगे बिहार में आज नीतीश कुमार की कैबिनेट में एक नए मंत्री की एंट्री हुई, तो उस पर बात करेंगे कि यह एंट्री किस रूप में कैसे हुई है। दूसरा कि इस एंट्री के मौके पर दूसरे दलों को क्यों नहीं याद किया गया, बाकी का जो ये कांग्रेस है, उसके बाद आरजेडी है, उसमें से इन लोगों को क्यों नहीं याद किया गया, इनकी ओर से क्यों कुछ लोगों को नहीं लिया गया। तो बीरेन जी, हम ये जानना चाहें कि आज जो कैबिनेट में जो एक मंत्री की एंट्री हुई है, यह क्या प्रतीकात्मक एंट्री है या इसको एक्सटेंशन कहा जाए कैबिनेट का? ये एडजस्टमेंट है। एक मुसहर हटे, दूसरे मुसहर आए, बस और कुछ नहीं है। ये न मंत्रिमंडल विस्तार है और न कोई कुछ बड़ी फेरबदल है। सिर्फ और सिर्फ मुसहर की जगह मुसहर को लाना था, यही हुआ है, हुआ। तो ऐसा करने के पीछे की राजनीति क्या है? जाति संतुष्टि और समीकरण। उसमें मुख्य क्या है कि अब जो मांझी जी का वोट बैंक है, मांझी जी जाति से आते हैं, जो बनाया गया जिनको रतन जी को भी उसी जाति से आते हैं, तो मांझी के बैलेंस में मांझी को लाना था। तो जो लगता था कि मांझी का कुछ डैमेज हो सकता है हमारा वोट, तो एक नया फेस खड़ा किया गया जदयू की ओर से, और कुछ नहीं है। इसमें कोई विस्तार नहीं मानते, क्योंकि संख्या तो उतनी लगी जहाँ की तहाँ। हाँ, संख्या तो उतनी है। तो दूसरे दलों को क्यों नहीं मौका दिया गया? नीतीश जी बहुत दिन पहले कहे थे कि भाई हम तो तैयार बैठे हैं, नाम तो भेजे उन लोग। जब इस्तीफा दिए थे, क्या नाम उनका, सर सुधाकर सिंह, तो लोगों ने पूछा था उनसे कि सब विस्तार कब कर रहे हैं, तो बोले कि हम तो तैयार बैठे हैं, नाम तो भेजें। नाम गया ही नहीं, उस नाम उस दिन भी नहीं गया और आज भी नहीं गया। तो फिर नाम, तो कहने का मतलब ये है कि जिनको ज़रूरत है, यानी कि जो चाहते हैं कि हमारी मंत्रिमंडल में हमारी भागीदारी हो, तो उन लोगों ने अपनी ओर से कोई ऑफर नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी नहीं पूछा उनको कि हाँ आप नाम दीजिए। क्यों पूछेंगे भाई? मुख्यमंत्री का कोई तो प्लान था कि वो विस्तार करना है, और अचानक घटनाक्रम हुआ कि एक आदमी हटे उस जाति विशेष, चूँकि बड़ा एक पार्टी के 4 विधायक हैं, उसमें 3 मुसहर ही हैं मांझी जी की पार्टी में, तो उनका अपना लगा कि अब एक हटे तो ला दिया जाए। और चूँकि नीतीश जी को कोई दिक्कत नहीं थी, अपना भरना था, इनके मांगना नहीं था, वो तो मांगना पड़ेगा, तो मांगने की बात नहीं थी। न उन्होंने कहा कि हमको मंत्री बनाइए, ना इन्होंने कहा कि आप मंत्री नाम भेजिए हमको, न तू भूखे ना हम प्यासे, आप अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं है कि नीतीश जी ने नाम क्यों नहीं बढ़ाया, मतलब क्यों नहीं बढ़ाया, विस्तार क्यों नहीं किया। क्योंकि जिनका कोटा की बात करते हैं हम, कोटा के नाम पे तो सिर्फ 2 ही सीट है भाजपा आरजेडी का। कांग्रेस तो 2 सीट पहले से मिली हुई है, तीसरा मांग भी नहीं रही है कि हमको सीट चाहिए। नाम तो नाम भेजते, एक तो पार्टी का अंतर्द्वंद भी है, एक अनार 100 बीमार, तो एक को बनाएगा मंत्री, 9 नाराज होगा। हाँ, और जो भाजपा जो इस्तीफा दिए हैं आरजेडी के, कौन है? 2 लोग थे, एक भूमिहार थे, एक राजपूत थे। राजपूत और भूमिहार से वोट भाजपा आरजेडी को नहीं मिलने वाला है, या नहीं मिलता है, लोग मानते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग मानते हैं। तो क्या अंतर पड़ता है? इससे को अंतर पड़ता है, रहा चाहे मत रहा, इस रहा तो मंत्री बनकर, ना रहा तो वोट मिली, ना मिली, ना रहा तो नाम वोट मिली, तो रहा कहीं का दिक्कत हमारा है। तो ये है कि नीतीश कैबिनेट में एक भूमिहार और एक राजपूत का पहले से वैकेंसी था, एक कार्तिकेय सिंह को लेकर के, और एक उधर सुधाकर सिंह। हाँ, और इधर लेकिन नया घटनाक्रम जब हुआ तो उसमें एक जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन का इस्तीफा हो गया। तो ये एक क्योंकि वो नीतीश जी के कोटे से बने थे मंत्री। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए नीतीश जी ने अपना कोटा फुलफिल किया, क्योंकि एक मैसेजिंग भी करनी थी कि मुसहर को इस्तीफा देना पड़ गया है, तो मुसहर को मुसहर से रिप्लेस किया गया, या यह कह लीजिए कि मुसहर की जो वैकेंसी हुई उसको फुलफिल किया गया मुसहर से। रत्ने सादा उसमें मंत्री बना दिए गए। लेकिन सवाल अभी ये है कि क्या यह जो मैसेजिंग की गई है, संतोष सुमन के जाने से, उनके इस्तीफे से जो डैमेज हुआ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उस डैमेज की भरपाई इससे हो जाएगी क्या? डैमेज क्या हुआ? डैमेज कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, डैमेज क्या हुआ उससे? एक मंत्री हटे, मंत्री बन गए, डैमेज क्या हुआ? मांझी जी का अपना बेस वोट क्या था? जाति के नाम पर जी, तो एगो नाम मांझी, दूसरा मांझी आकर हमारा क्या दिक्कत है? हाय मांझी ना हो मांझी, कोटा तो जहाँ का रह गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मांझी की वजह से कोई डैमेज हो रहा था। नीतीश जी एक सीट खाली हुई है, तो भाई पुराना विधायक है, 3 बार विधायक रहे हैं हमारे रतन सदासी, पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो एक मौका दे दो, सीट खाली होवे किया है। कोई न संख्या बढ़ानी घटानी है, संख्या तो बराबर करनी है, बराबर हो गई।
तो बीरेन जी, आप सत्ता के गलियारे में लगातार घूमते रहते हैं, चीज़ों पर काफ़ी नज़र रखते हैं। आप ये बताइए कि जो ये जीतन राम मांझी का जो ये कदम है, चाहे आज जो नीतीश कुमार का जो बयान आया है, उससे ये साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने घुमा फिरा करके यह कह दिया है कि ये एक तरह से एक मुखबिरी कर रहे थे, ये दूसरे की ये डैमेज करने की योजना बना रहे थे। विपक्ष की जिस दिन बैठक होने वाली थी उस दिन इस्तीफे की तैयारी थी, ताकि बड़े पैमाने पर मीडिया फुटेज खाया जाए और मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। और मेनस्ट्रीम मीडिया, जो मैं इस कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि इनके साथ उतना नहीं है जितना बीजेपी के साथ है, तो जाहिर सी बात है ये मामला मीडिया के लिए हॉट केक की तरह होता और इसको लेकर के मीडिया आगे निकल जाती। तो क्या ये लग रहा है कि ये जो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं और जीतन राम मांझी का जो स्टैंड था, तो जीतन राम मांझी का जो अपॉर्चुनिज्म है, जो अवसरवाद है, वो बार बार ऐन मौके पर फूट करके सामने आता है और वो भाजपा की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। अभी तो बैठे नहीं है, लेकिन संकेत है कि उधर ही जाएंगे। हाँ, आपसे सहमत नहीं है। ये अवसरवाद सबके साथ है। अच्छा, ऐसे मांझी अकेले हैं, ये सब लोग यही कर रहे हैं। ये काम कौन नहीं कर रहा है? यही काम नीतीश जी किए जब भाजपा में गए, फिर भाजपा से लौट के आए। यही काम चिराग जी कर रहे थे, यही काम पशुपति पारस किए, यही आरजेडी करता रहा है। ये कमुआ कौन नहीं कर रहा है? तो हम सिर्फ मांझी जी को क्यों कहें भाई वो अवसरवाद कर रहे हैं? राजनीति सियासत मूलतः अवसर का खेल है। संभावनाओं को यथार्थ में बदल रहा है पॉलिटिक्स है। जहाँ दिखा और जो जाता है उसमें अवसरवाद का है भाई। जहाँ अवसर कहाँ खाया नहीं जाएगा। सब ये काम कौन नहीं कर रहा है? ठीक है, हम इसको मान लिए कि अवसरवाद नहीं है। सब लोग मौका आने पर इस तरह का काम करते रहें और बीजेपी के साथ जाते रहे, एक्सेप्ट आरजेडी या सिर्फ या कह लीजिए कि जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो। लेकिन इससे एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि क्या इनके इस कदम से, चाहे नीतीश कुमार का बार कभी बीजेपी के यहाँ जाना, कभी बीजेपी से अलग होना, चाहे जीतन राम मांझी का हो अथवा चिराग पासवान के पिता रहे थे या चिराग पासवान का हो, तो क्या इन लोगों के इस तरह करने से जो दलित पिछड़ी जातियां हैं उनके भीतर एक स्पष्ट लाइन तय करने में, एक राजनीतिक लाइन तय करने में इन लोगों ने एक तरह से उनको दुविधा के मझधार में छोड़ दिया? इस वजह से बीजेपी उनका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन ढंग से कर पा रही है। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो भी एक पक्ष है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। इसमें मतलब कि भाजपा जो कर रही है, जिससे उनको जोड़ रही है, उसमें प्लान बना रही है कि हमको किस मुद्दे पे जोड़ना है, किस चीज़ को जोड़ना है। अभी आरक्षण की बता रहे थे आपको, आरक्षण किस तरह से मुद्दा था, एसटी मतलब महागठबंधन का आरक्षण मुद्दा था। भाजपा उसी को कहने की नहीं, आप तो पूरा आरक्षण खा जा रहे हैं हम पिछड़ों का। तो जो मुद्दे की राजनीति अब तो कर रहा था आरजेडी, जदयू कर रहा है, जो सोशलिस्ट पार्टियाँ करती हैं वही भाजपा कर रही है। जो आपका एजेंडा है वो आपका एजेंडा भाजपा उठा ले रही है, आप देखते रह जा रहे हैं। तो भाजपा इनकी वजह से नहीं हार रही, भाजपा अपनी स्ट्रेटजी की तरह से खा रही है, उनको लूट जा रहे हैं, लेकिन इनकी गलतियों का लाभ नहीं उठा रही है। वो अपने सफल और सक्षम कदमों के कारण उन जातियों पर उठा रही है, कैलकुलेटिव कदम उठा। हाँ बिल्कुल, हाँ। इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है कि इनका घर टूटा से हम कोई उठा ले गया, ऐसा नहीं है। वो हर घर में घुस के निकालने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य कि घर गिर जा रहा है तो आसान हो जाए निकालना। दूसरी बात ये है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि जब ये मांझी की जो प्लानिंग थी, जो नीतीश कुमार के कहे अनुसार वो फेल हो गई है, तो ऐसे ही एक कोशिश हुई थी जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 2020 में, और मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए थे तमाम तरह के आरोप लगा करके। तो इस बार जो ये कुछ होने वाला था, तो ये जो एक तरह से गेम प्लान होता है और माना जाता है कि इसके पीछे पर्दे के पीछे बीजेपी होती है, तो यह जो गेम प्लान इस बार जो नहीं हो पाया जैसा दिख रहा है, तो उससे क्या लगता है कि बीजेपी को भी एक तरह से सेटबैक लगा है? देखिए, कोई गेम, नीतीश जी का बयान क्या आ रहा है अलग बात है। नीतीश जी अपना पक्ष कर रहे हैं कि भाई अब होता है कि कोई बेटा भाग गया तो चला, बड़ा बदमाश भाग गई तो कहता है, तो अब चला गया तो कही रहे हैं कि भाई चल गई भाई, बड़ा बदमाश था, लफंगा था, घर से निकाल दिए हम, तो कर दिए। को लोग कहना पड़ता है, मजबूरी है। मांझी की प्लान क्या था किसी को पता नहीं है, भाजपा प्लान क्या था किसी को पता नहीं, कि मांझी भाजपा के निर्देश हो काम क्यों हो, इस्तीफा दिया कि भाई हम कल भाजपा में चले जाएंगे तो हमको एक बड़ा मौका मिलेगा, टिकट मिलेगा, बेटा को फिर से एमएलसी बना दिया जाएगा, कई प्रलोभन मिले होंगे, सब कुछ हो सकता है। कि ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा गेम प्लान था भाजपा का इसमें। अगर इनका गेम प्लान रहा होगा तो गलत क्या है? अगर मान लें गेम प्लान ही है तो पॉलिटिक्स तो गेम प्लान से होता है ना, बिल्कुल। तो उसमें गलती क्या कर रही है?
आप अगर अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो चोर का आरोप मतलब लगेगा कि चोरी कर लिया हमारा। आप अपना घर संभालिए तब कहीं चोर चोरी कर लिया। अब तो घर एक सारा ताला को छोड़ के तोड़ के फेंक दिया अपने, रहेगा तो कोई कोई घुस जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ हो रहा है। आज जो मांझी जी के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं जो अप्रत्याशित है। पॉलिटिक्स में ही होता है, अवसर सबको चाहिए, दूसरे का वोट कैसे समेटे अपनी तरफ हर कोई करता है। आज अगर हम लोग आज बात बना बिहार महागठबंधन सिरे से कुछ सालों पहले, तो उसकी वजह क्या रही कि हमको अपने वोट को बांध के रखना है, सहेजना है। आप वोट सहेजने की कोशिश कर रहे हैं अपने ढंग से, वो वोट सहेजने भाजपा अपने ढंग से कर रही है। हर कोई एक ही काम कर रहा है कि कैसे अपना वोट बढ़ाएं। उस रणनीति जो जिसको लगता है उचित कर रहा है। चाहे मांझी जी का आना हो, मांझी जी का जाना हो, किसी का और का आना हो, किसी और का जाना हो, वो सब सिर्फ पॉलिटिकल घटनाक्रम है। सबका एक ही लक्ष्य है, कुर्सी तक कैसे पहुँचे। इस कुर्सी यात्रा में कि जो जायज़ जो नाजायज़ जायज़ जो कहिए आप या जो व्यवहारिक है सब लोग कर रहा है उसमें। इसमें मांझी जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, भाजपा भी है, आरजेडी भी, सब पार्टियां हैं। इसमें कोई दूध धुला नहीं है। क्या दूध ही गंदी है तो दूध धुलाई क्या होगा उससे। तो आपने देखा कि ये बीरेंद्र जी ने कहा कि कुर्सी की यात्रा में सब कुछ जायज़ है और जो भी पार्टियां हैं वो उसका इस्तेमाल अपने हक में, अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कर रही है। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो नीतीश की कैबिनेट में एक मंत्री की एंट्री हुई है, तो यह एक प्रतीकात्मक ही है। एक मुसहर बिरादरी से एक गए, दूसरे को लाया गया और बाकी लोगों ने क्योंकि क्लेम नहीं किया इसलिए उनको कैबिनेट में जाने का सवाल ही नहीं उठता था। और नीतीश कुमार क्यों कर अपनी ओर से ऑफर देने जाएंगे कि आइए और शामिल होइए। और दूसरी बात, एक बात और है कि जिनको जाना था उनके दल के शीर्ष नेता भी नहीं चाहते थे कि जो चुनावी साल है इसमें हम किसी को नाराज़ करें और किसी को खुश करें। एक आदमी को दिया जाएगा, 100 लोग उसके बाद नाराज़ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि इसे और बात करेंगे हम। बिहार में जैसे एक आपने बात कहा सीट भरने की, बिहार में बहुत सारे आयोग खाली पड़े हैं, आयोग की बहुत सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। वहाँ से इसी भर्ती इसलिए नहीं हो रही है कि हम एक को बनाएंगे और दूसरा नाराज हो जाएगा। तो एक हम असंतुष्टजनक पार्टी के अंदर खड़ा हो तो सबको थोपिया कर रखो, कौन के पीठ मत हाथ चलाओ, बस यही होता है। सबको थोपिया पीठ पर हाथ किसी को मत दो, सब खुश रहेगा। जहाँ एगो दो को पीठ पर हाथ ना, बाकी सब गलेंस कर देगा। तो हमें अवसर की न देने के आरोप जो लगे हम पे, हम जो न मिले, उसको दबाने का तरीका है कि ना किसी को पीठ थोपियाते रहो, किसी का पीठ मत थपथपाओ, थपथपाने ही हो, थोपियाने ही हो। बस वही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बीरेंद्र जी।